पुस्तक का नाम मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, ऑडियोवान। यूँ तो मनुष्य शरीर अपने आप में ही परमात्मा की अद्भुत और विलक्षण कृति है। मनुष्य शरीर जैसी समर्थ सूक्ष्म बारीकियों से बनी हुई और स्वयं संचालित मशीन बना पाना तो दूर रहा, इसकी संरचना को भी अभी समझ पाना संभव नहीं हो सका है। इस विलक्षण और अद्भुत यंत्र का संचालन केंद्र है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क की रचना मनुष्य शरीर से भी जटिल और विलक्षण है। खोपड़ी की हड्डी से बनी टोकरी में परमात्मा ने इतनी महत्वपूर्ण सामग्री संजोकर रखी है कि उसे जादू की पिटारी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। शरीर के अन्य किसी भी अवयव की अपेक्षा उसमें सक्रियता, चेतना और संवेदनशीलता की इतनी अधिक मात्रा है कि उसे मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। रेलगाड़ी में जो महत्व इंजन का है, वही अपने शरीर में मस्तिष्क का है। डिब्बों की टूट फूट हो जाने पर उन्हें सुधारने की या काट कर अलग कर देने की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, किंतु यदि इंजन खराब हो जाए तो सुयोग्य इंजीनियर की देखरेख में साधन संपन्न कारखाने में ही उसकी मरम्मत हो सकती है। जब तक मरम्मत ना हो जाए तब तक रेलगाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी, उसका थोड़ी दूर आगे बढ़ सकना भी संभव ना होगा। शरीर में मस्तिष्क का वही स्थान है जो किसी बड़े कारखानों की मशीनों को बिजली सप्लाई करने वाली शक्तिशाली मोटर का। मोटर बंद हो जाए या बिगड़ जाए तो फिर बिजली के अभाव में सारा कारखाना ही ठप हो जाएगा। शरीर के अन्य कलपुर्जों में जो गतिशीलता दिखाई पड़ती है, वह उनकी अपनी नहीं है। मस्तिष्क उन पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। संचालन की प्रेरणा ही नहीं, शक्ति भी वहीं से मिलती है। मस्तिष्क को दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। एक वह जिसमें मन और बुद्धि काम करती है, सोचने, विचारने, तर्क विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता इसी में है। दूसरा भाग वह है जिसमें आदतें संग्रहित हैं और शरीर के क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, हृदय धड़कता है, फेफड़े श्वास प्रश्वास क्रिया में संलग्न रहते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, पलक झपकते खुलते हैं, सोने जागने का, खाने पीने का और मल मूत्र त्याग का क्रम अपने ढर्रे पर अपने आप स्वसंचालित ढंग से चलता रहता है। पर यह सब अनायास ही नहीं होता। इसके पीछे वह निरंतर सक्रिय मन नाम की शक्ति काम करती है, जिसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। इसे ढर्रे का मन कह सकते हैं। शरीर के यंत्र अवयव अपना अपना काम करते रहने योग्य कलपुर्जों से बने हैं, पर उनमें अपने आप संचालित रहने की क्षमता नहीं है। यह शक्ति मस्तिष्क के इसी अचेतन मन से मिलती है। विचारशील मस्तिष्क तो रात में सो जाता है, विश्राम ले लेता है, नशा पीने या बेहोशी की दवा लेने से मूर्छा ग्रसित हो जाता है। उन्माद, आवेश आदि रोगों से ग्रसित भी वही होता रहता है। डॉक्टर इसी को निद्रित करके ऑपरेशन करते हैं। किसी अंग विशेष में सुन्न करने की सुई लगाकर भी इस बुद्धिमान मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाले ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य कर दिए जाते हैं। फलतः पीड़ा का अनुभव नहीं होता और ऑपरेशन हो जाता है। पागल खानों में इस चेतन मस्तिष्क का ही इलाज होता है। अचेतन की एक छोटी परत ही मानसिक अस्पतालों की पकड़ में आई है। वे इसे प्रभावित करने में थोड़ा बहुत सफल होते जा रहे हैं, किंतु उसका अधिकांश भाग प्रत्येक नियंत्रण से बाहर है। पागल लोगों के शरीर की भूख, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, रक्त संचार तथा पलक झपकना आदि क्रियाएं अपने ढंग से होती रहती हैं। मस्तिष्क की विकृति का शरीर के सामान्य क्रम संचालन पर बहुत कम असर पड़ता है। मस्तिष्क अपने आप तो बहुत कुछ करता है, पर उसका विचार पूर्वक नियंत्रण
एवं उपयोग करना बहुत कम लोगों को बहुत थोड़ी मात्रा में आता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि मस्तिष्कीय चेतना पर 8% नियंत्रण प्राप्त करना प्रगतिशील मनुष्य के लिए अभी तक संभव हो पाया है। उसकी 92% शक्ति ऐसी है जिस पर नियंत्रण करना तो दूर, उसकी ठीक तरह जानकारी भी प्राप्त नहीं की जा सकी है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता, साहसिकता, सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की जाती है। अनुशासित मनोभूमि किस प्रकार प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में विकसित होती है, यह भी सर्वविदित है। इतने पर भी इतना ही कहा माना जाता है कि यह उसकी खोपड़ी में रखी हुई जादुई पिटारी का एक नगण्य सा चमत्कार है। यदि उसे पूरी तरह जाना समझा जा सके तो अब की अपेक्षा वह हजारों गुनी अधिक विभूतियों से भरा पूरा हो सकता है। लेकिन प्रगति का आधार इसी मस्तिष्कीय स्थिति पर निर्भर है। मूर्ख, मंदबुद्धि और अनपढ़ अविकसित व्यक्ति या तो सुख का साधन कमा ही नहीं पाते, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो उनका समुचित सदुपयोग करके सुखी रह सकने की व्यवस्था नहीं बना पाते। वे वस्तुएं या परिस्थितियां उनके लिए जाल जंजाल बन जाती हैं। उपयोग की सही विधि ना मालूम होने पर प्रयोग गलत होते हैं और गलती का परिणाम विकृति एवं क्षति ही हो सकती है। संपदाएं भी अविकसित मनस्थिति होने पर किसी को कोई सुख नहीं पहुंचा सकती। बारूद का खेल करने वाले जिस प्रकार क्षतिग्रस्त होते हैं, उसी प्रकार सांसारिक वैभव पाने पर भी मंदबुद्धि लोग लाभान्वित नहीं होते। यो आम तौर से अच्छे सुविधा साधन मिलना ही उनके लिए कठिन पड़ता है। इसके विपरीत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अभीष्ट साधन उपलब्ध कर लेते हैं, संपदाएं पाते हैं, सुख भोगते हैं और गौरवान्वित होते हैं। यह सब मस्तिष्कीय प्रखरता का ही वरदान है। जिस मस्तिष्क पर हमारा वर्तमान और भविष्य पूरी तरह निर्भर है, उसके संबंध में लोग बहुत ही कम जानते हैं, बहुत ही कम ध्यान देते हैं। यह कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि शरीर को परिपुष्ट बनाने के लिए कीमती भोजन जुटाया जाता है, सुंदर बनने के लिए वस्त्राभूषण एवं श्रृंगार साधनों पर समय तथा धन लगाया जाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्चीले और समय साध्य साधन जुटाए जाते हैं, अन्य ज्ञान सफलताओं के लिए घनघोर प्रयत्न किए जाते हैं, पर ना जाने क्यों यह अनुभव नहीं किया जाता कि मानसिक प्रखरता के बिना सारे काम औंधे सीधे होंगे और उनके कठिन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो सामग्री मिलेगी वह आनंददायक ना होकर विपत्ति का कारण बनेगी। मानवीय मस्तिष्क में जितनी किस्म का, जितनी मात्रा में ज्ञान भरा रहता है, उसकी तुलना में संसार के बड़े से बड़े पुस्तकालय को भी तुच्छ ठहराया जा सकता है। उलझे हुए प्रश्नों का न्यूनतम समय में उपयुक्त हल निकालने में संसार के किसी सशक्त कंप्यूटर की तुलना उससे नहीं हो सकती। जरा से डिब्बे में भरी हुई यह गुलाबी रंग की कढ़ी इतनी विलक्षण है कि उसकी समानता किसी भी बहुमूल्य रासायनिक पदार्थ से नहीं की जा सकती। मस्तिष्कीय क्रियाकलाप जिन नर्व सेल तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर संचालित रहता है, उनकी संख्या प्रायः 10 अरब होती है। इन्हें आपस में जोड़ने वाले नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु और उनके इंसुलेशन खोपड़ी के भीतर खचाखच भरे हुए हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम है और उसका वजन 1 औंस के 8 अरबवें भाग से अधिक नहीं है। तंत्रिका तंतुओं से होकर बिजली के जो इम्पल्स दौड़ते हैं, वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। इन 10 अरब कोशों को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न देव दानव कहा जा सकता है। इनमें से कुछ में तो माइक्रोफिल्मों की तरह ना जाने कब कब की स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। मोटे तौर पर जिन बातों को हम भूल चुके होते हैं,
वे भी वस्तुतः विस्मृत नहीं होती, वरन एक कोने में छिपी पड़ी रहती हैं और जब अवसर पाती हैं वर्षा की घास की तरह उभर कर ऊपर आ जाती हैं। कनाडा के स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर पेनफील्ड ने एक व्यक्ति का एक स्मृति कोश विद्युत धारा के स्पर्श से उत्तेजित किया। उसने 20 वर्ष पहले देखी हुई फिल्म के कथानक और गाने ऐसे सुनाए मानो अभी अभी देखकर आया हो। इन कोशों से संबंधित नाड़ी तंतु समस्त शरीर में फैले पड़े हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक सेंसरी नर्वज्ञ संज्ञावाहक, दूसरी मोटर नर्वस यानी गतिवाहक। संज्ञावाहक तंतुओं का संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है। जो कुछ हम देखते, सुनते, चखते, सूंघते और स्पर्शानुभव करते हैं वह इन संज्ञा वाहनों के माध्यम से संपन्न होता है और चलना, फिरना, खाना, नहाना, पढ़ना, लिखना आदि गतिवाहकों द्वारा वे कर्मेंद्रियों को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। यह मस्तिष्क सामान्य इंद्रिय गम्य ज्ञान की जानकारियों तक सीमित है। ऐसा शरीर विज्ञानियों द्वारा कहा जाता रहा है, पर अब न्यूरोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स विज्ञान के जानकार यह स्वीकार करने लगे हैं कि मानवीय मन विराट विश्व मन का ही एक अंश है और जो कुछ उस विराट ब्रह्मांड में हो रहा है या निकट भविष्य में होने जा रहा है उसकी संवेदनाएं मानवीय मन को भी मिल सकती हैं। पिछले दिनों क्या क्या हो चुका, इस समय कहाँ क्या हो रहा है और निकट भविष्य में क्या होने की संभावनाएं बन गईं, उसे जान लेना किसी परिष्कृत मस्तिष्क के लिए संभव है। हाँ, सामान्यतः यह अतीन्द्रिय अनुभूति प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। केवल वर्तमान से संबंधित प्रत्यक्ष का ही अधिक ज्ञान रहता है। भूतकाल की निज से संबंधित घटनाएं जब विस्मृत हो जाती हैं तब अन्यत्र होने वाली घटनाओं की जानकारी तो रहे ही कैसे। पर यह बात केवल सामान्य स्तर के मस्तिष्कों पर लागू होती है। परिष्कृत मस्तिष्क इससे कहीं ऊंचे उठे होते हैं और वे त्रिकालज्ञ की भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं। उपलब्ध सूचनाएं दफ्तर में रिकॉर्ड बनकर जमा नहीं होती रहती, वरन उन पर तत्काल निर्णय करना होता है। इसके लिए सूचना कितने ही दफ्तरों, कितने ही अफसरों के सामने से गुजरती हुई उनको परामर्श, निर्देश, नोट कराती हुई संबद्ध अवयवों की सूचना देती है कि उन्हें इस संदर्भ में क्या करना है। आदेश ही नहीं, आवश्यक साधन जुटाने की व्यवस्था भी इसी केंद्रीय निदेशालय से होता है। इंद्रियों द्वारा उपलब्ध सूचनाएं और विचारों की हलचलें हर क्षण मस्तिष्क को इतना अधिक कार्य व्यस्त रखती हैं कि इस सक्रियता पर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर भीतर चल रही हलचलों के जो चित्र इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तैयार किए जाते हैं उन्हें विद्युतीय तूफान की तरह देखा जा सकता है। बच्चों को मस्तिष्क की जानकारी टेलीफोन एक्सचेंज का उदाहरण देकर कराई जाती है। बड़ों को उसे समझाना हो तो यूँ कहना चाहिए कि यदि आपने टेलीफोन का संबंध संसार के समस्त टेलीफोनों से हो तो अपनी बात समस्त टेलीफोनों से सुनी जाए और उनके उत्तर एक साथ प्राप्त हों, सुने समझे जाएं, तो उस स्थिति की तुलना मस्तिष्कीय क्रियाकलाप से की जा सकती है। मानव निर्मित सर्वोत्तम कंप्यूटर में अधिक से अधिक 10 लाख इकाइयां होती हैं और प्रत्येक इकाई के 5-6 से अधिक संपर्क सूत्र नहीं होते, किंतु मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं हैं। उनमें से प्रत्येक के लाखों लाख संपर्क सूत्र हैं। साथ ही प्रत्येक में जैव रसायनों के सम्मिश्रण में भारी भिन्नता भी है। घटित होने वाली घटनाएं और इंद्रिय संस्थानों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का निपटारा एक अलग और सामायिक कार्य है। इसके अतिरिक्त श्वासोच्छ्वास, निद्रा, जागरण, हृदय की धड़कन, रक्त संचार, पेशियों का आकुंचन प्रकुंचन,
शरीर कोशिकाओं का जीवन मरण आदि शरीर संचालन के इतने अधिक कार्य हैं जिन्हें बारीकी से देखने पर समस्त संसार की सरकारों की संयुक्त व्यवस्था से भी अधिक सुविस्तृत ठहराया जाएगा।